हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और यदि आपको पता होगा कि क्लास 12 में जो गद्यांश है ये आपको 10 नंबर में पूछा जाता है। कितना? 10 नंबर केवल गद्यांश से आपको मिलते हैं। और गद्यांश कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात तो आपको दिमाग में आना भी चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा चैप्टर भी है गद्यांश में और बहुत ज़्यादा पैराग्राफ भी होंगे, तो आप हमें इसी पैराग्राफ के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए। तो जवाब मेरा यही होगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे क्यों? तो क्यों, कारण ये है कि देखिए, आपके जो आप जानते भी होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 सेट बनते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जिले में मतलब जाते हैं वो सभी। तो देखिए, जो 7 से 8 सेट बनते हैं, यदि आप देखेंगे तो 2019 में भी ये आपके 2 से 3 सेट में आया था, ठीक है। 2020 में भी ये पूछा गया था, ये वाला ही, ठीक है। 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में भी ये पूछा गया था, और 2023 में भी ये नहीं पूछा गया था, ठीक है। मतलब 19 में, 20 में, 21 में, 22 में 4 साल डायरेक्ट लगातार ये आया है, और 23 में आपको नहीं आया है, ठीक है। तो इससे 99% ये चांसेस बनता है कि ये 2024 में आपसे पूछेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं। इसको 100% आप तैयार कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल यही पैराग्राफ को बताऊंगा, आगे और भी। ये तो पार्ट 1 है, आज से हम महत्वपूर्ण गद्यांश स्टार्ट किए हैं, तो इसका पार्ट 1 है। इसे ही हम और 2-3 आपको गद्यांश के बारे में, जो गद्यांश होते हैं उसको हम बताएंगे, जिनको आप तैयार कर लेंगे। और फिक्स है, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको उन्हीं में से एक आ जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर इस गद्यांश से आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आप कहेंगे सर फिक्स नहीं है कि आएगा ही, कंफर्म बता दीजिए आएगा। देखिए, कोई भी नहीं बता सकता है बोर्ड एग्जाम, कोई भी नहीं जानता ना कि पेपर में क्या आएगा। हम लोग तो केवल जान सकते हैं कि हाँ कितने बार पूछा गया है, उसके अनुसार ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यह बात आप भी समझ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गद्यांश बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर कैसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस प्रकार एक पैराग्राफ आपको देता है। इस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इन 5 क्वेश्चन का जो उत्तर है, आंसर है, वो आपको इसी पैराग्राफ में मिलता है, जो कि आपको देना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं, और 5 क्वेश्चन है तो कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर। यदि एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो 2 नंबर कट जाएंगे, 8 ही नंबर मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पैराग्राफ देता है उसको पढ़ना होता है। अब पढ़कर एक बात याद रखिएगा, इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको कॉमन है कि वो हमेशा आता ही है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट का ये क्या है, पैराग्राफ है, और इसके लेखक कौन है। ये तो आपसे पूछा जाता है, इसलिए पैराग्राफ को पढ़ा जाता है अच्छे से, जिससे आपको पता चल जाए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक बार। हमने क्या लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तदात्मक प्राप्त किए हैं। जब तक सूर्य की रश्मियां नृत्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नहीं उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ न समझ में आए 2-3 बार पढ़ना होता है। इसमें क्या है कि इसमें कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में कम आए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये तो आपको प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि जन का प्रवाह किस तरह होता है।
अब आपको सबसे पहले तो जन का प्रवाह किस तरीके से होता है, आंसर आप क्या देंगे। मैं आपसे पूछूं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, आप बताइए, तो आप क्या कहेंगे। देखिए आपको पहले ही यहाँ पे बताया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, तो यही इसका उत्तर होता है कि जन का प्रवाह क्या होता है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, तो आप यही लिख देंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, अब इससे कितने नंबर आपको मिल गए, आपको 2 नंबर मिल गए। आप जो इसका पैराग्राफ है आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो आपके गेस्ट पेपर आते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, उत्तर भी आप देखिएगा सेम टू सेम यही सब होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपका पहला आंसर ये आपका हो जाएगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, आपको 2 नंबर केवल इतने लाइन से मिल गया, समझ पा रहे हैं, तो निश्चिंत रहना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन कहा गया कि दिए गए गद्यांशों के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब आपसे पूछ दिया ना कि शीर्षक मतलब ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है। अब देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तो देखिए इसमें क्या आया है, इसमें राष्ट्रीय शब्द आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए राष्ट्रीय आया है, जन आया है, जन शब्द आया है, ठीक है, इतिहास आया है, राष्ट्रीय, देख रहे हैं, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा ये सभी आए हुए हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो देखिए आपको मैं ऐसे सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ कि आप ऐसे लिख लेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसके शीर्षक कौन है, शीर्षक, शीर्षक आप क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र स्वरूप। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीज़ों को लिख दिया है। शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, मतलब चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, और इसके लेखक है जिन्होंने लिखा है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आप कहेंगे सर हम इसी तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो देखिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि देखिए थोड़ा सा आपको पता तो है ही दोनों, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा कर लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इतना भी लिख देते हैं ना तो फुल नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों ही आपको केवल हेडिंग डाल के आप लिख देंगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, बट हो सकता है शायद, मतलब मान लेते हैं टीचर के दिमाग में आए और शायद आपको 2 नंबर ना देकर आपको 1.5 नंबर दे दिया जाए। इस प्रकार अगर लिखते हैं तो, और थोड़ा सजा कर लिख देते हैं तो 2 नंबर फिक्स तो रहेगा ना, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरीके से आप जिस तरीके से हमने बोला है उस तरीके से लिख लेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम चांसेस क्यों ले, आधे नंबर भी हमारा क्यों कटेगा भाई, जब हमें दोनों पता ही है। तो अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब इस तरीके से क्या किया जाएगा, रेखांकित इस प्रकार किया रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे पैराग्राफ में तो इस प्रकार क्या किया गया होगा, रेखांकित किया गया होगा। आपसे कहेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए मैं जहाँ तक बताऊँ कि मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वैसे तो मैं जो इस चैनल पे मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बेसिक टू हाई में जो भी सिखाता हूँ, ठीक है, मैं उसी का थोड़ा सा मुझे ज्ञान है, ज़्यादातर हिंदी का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। बट हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप ट्रिक के माध्यम से बता दीजिए कि कैसे हम इन सभी को तैयारी करें, जितना हो सके उतना आप बताइए। ठीक है, जितना हेल्प मिल सकता है, ठीक है, अदरवाइज हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए रेखांकित अंशों की जो व्याख्या होता है, मतलब व्याख्या करना होता है,
तो हमने जब पढ़ा था ना, मैं अपना बता रहा हूँ, जब हमें क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देना था, तो वैसे तो मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ पे हिंदी के टीचर नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पेपर पूरा मतलब समाप्त हो गया था, पेपर आने में हमको लग रहा है कि 10 से 15 दिन बचे हुए थे, 15 दिन नहीं, पेपर से कुछ दिन बचे हुए थे, ठीक है, कि हमको लग रहा है 1 से 1.5 महीने बचे हुआ था। तो एक टीचर जो प्राइवेट से बुलाया गया, प्रधानाचार्य जो हैं, ठीक है, उन्होंने प्रिंसिपल जी जो हैं वो बुलाए, ठीक है। तो प्राइवेट से कोई टीचर आए, उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया, जो क्या हुआ पढ़ाए उन्होंने, तो उन्होंने यही हमको बताया कि देखिए अभी तो उतना समय नहीं है कि मैं आपको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करूं, बट हाँ आपको मैं ट्रिक से बता दे रहा हूं, उसी तरीके से उन्होंने भी हमको बताया था, वही हम आपको भी बता रहे हैं कि देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता है, 2 नंबर आपको चाहिए, तो क्या कीजिए, जैसे रेखांशित अंश इस प्रकार किया गया है, उसी को थोड़ा सा समझकर अपने शब्दों में ही लिखना होता है, जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा अब यहाँ पे सहस्त्रों वर्ष, सहस्त्रों मतलब 100 वर्ष से ऊपर, या आप हजारों वर्ष, ऐसे आप थोड़ा सा बनाकर अपने ऊपर से लिख लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट फिजिक्स की तैयारी या फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करते होंगे वो इतना तो लिख ही सकते हैं। रेखांशित अंशों की व्याख्या आप कर लेंगे, ठीक है, जगह भी नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ना समझ में आए तो जो टीचर है ना वो मतलब उम्र में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट उनको एक्सपीरियंस था, ठीक है। वो कह रहे थे कि देखिए अगर कुछ भी ना आए ना तो आप क्या कीजिएगा, जो रेखांशित अंश है ना उसी को आप लिख लीजिए नीचे, ठीक है, तब भी आपको ना 2 नंबर तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा था, यदि आपको भी ना समझ में आए तो आप उतना ही केवल आप लिख देंगे, तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास भी है, अब मैंने जिस टीचर से भी पूछा है वो कहे हैं कि हाँ मिल जाता है, 2 नंबर नहीं तो 1 से 1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं, तो इसको आप कर लेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले आप बच्चे हैं तो आप तो कर ही लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। अगला आता है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि सूर्य की रश्मियों की क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें ट्रिक से कैसे हम करेंगे, तो देखिए वो टीचर थे वो भी हमको यही बताए थे कि देखिए सबसे पहले आपको सूर्य की रश्मियों को ढूंढना है कि इस पैराग्राफ में कहाँ है, और उससे पहले और उसके बाद वाले जो स्टॉप होता है वहीं से आपको लिखना प्रारंभ कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्य की रश्मियाँ आ गया कि शब्द की नहीं यहाँ पे, तो आपको क्या कर देना है, इससे पहले वाले से लेकर, ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है तो थोड़ा आप बढ़ाकर यहाँ से लिखें, यहाँ तक आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि सूर्य की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नियत प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। तो ये आप इतना ही लिख देंगे, मैं आशा करता हूँ कि ये आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे ना, आप लिख लेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, आप लिखेंगे सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। तो इतना ही बात आप नीचे लिख देंगे, मिल जाएगा आपको 2 नंबर। समझ पा रहे हैं, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। अगला आता है कि घाटों का निर्माण का आशय क्या है, ठीक है। तो अब फिर से उन्होंने कहा था कि घाटे का निर्माण आपको देखना है इस पैराग्राफ में, और जो दिखे वहां से पीछे से और बाद में वाले में कर दीजिएगा। मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अच्छे से पढ़े होंगे हिंदी वो तो इसको आसानी से कर देंगे, वो तो इसको पढ़ते भी हैं, वो तो आप उसी टाइम पे वो लोग समझ जाते हैं। अब मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैं आपको बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। तो घाटों का निर्माण यहाँ पे कहा गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आप कहाँ से लिखेंगे, देखिए आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा यहीं से लिखिए। इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ से लिखेगा, ठीक है, कि कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। या तो चाहे आप यहाँ से लिख दीजिए कि जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे।
समझ पा रहे हैं? तो ये टोटल हमने ट्रिक से आपको बताया है कि आप कैसे जो क्या होता है गद्यांश होता है वो समझ सकते हैं। जो कमज़ोर स्टूडेंट है मैं उनसे खास कर कहना चाहूँगा, देखिए अपने को कमज़ोर मानना या तेज़ मानना बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं आता है तो मानिए हम कमज़ोर हैं। आपको आता है फिर भी आप थोड़ा सा तो दिल में रखिए कि नहीं, मुझे दिल में विश्वास है कि हाँ मुझे आएगा, पर फिर भी माना जाता है कि मुझे नहीं आने वाला है, ठीक है, मुझे नहीं आएगा, ठीक है, मुझे और इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक से हमने बताया है। जो विद्यार्थी ज़्यादा इसको नहीं समझ पाते हैं, इस तरीके जो क्या है ट्रिक है इसका इस्तेमाल करके इस प्रकार वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरीके से आप लिखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको फुल नंबर जो 10 में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से वास्तव में कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार हम जो पद्यांश होता है वो भी हम करा दें, ठीक है। चाहिए वीडियो तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का जो भी हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस पे प्लेलिस्ट पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको चैप्टर वाइज जो भी हमने अभी तक हिंदी में कराया है वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।